हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सभी को। और हम आज की क्लास बहुत स्पेशल क्लास है। और ऐसी स्पेशल क्लास क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पेशल क्लास सैटरडे और संडे को होगी, तो आप के लिए स्पेशल क्लास अरेंज की है। यानी कि हमारा मकसद है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। तो हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि हिस्ट्री जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को आज वापस ले रहे हैं, जिसका नाम है मन के ईंट अस्थियाँ। ईंट अस्थियाँ मन के, है ना? कैसे उल्टा सीधा करके बोल दो, है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उससे उसको दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं। और देखते हैं। चलो, पहला है ईंट मनकेस्तियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिसमें वन लाइनर भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो। पहले इनको कवर करते हैं, फिर जैसे दीर्घोत्तरात्मक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो इसके बाद में। पहले इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री, ईंट मनके और अस्थियां। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, ये है पार्ट 1। इंतजार करो, पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे किससे बनाई जाती थी? ये जनरली क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरे, क्योंकि सब मैन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, मुहरे ही थी। तो वो किस पत्थर या किससे बनाई जाती थी? तो आंसर है शेलखड़ी। शेलखड़ी पत्थर। शेलखड़ी पत्थर से मोहरे बनाई जाती थी। अब हम कुछ एडिशनल ऐड करते हैं कि मोहरों पर क्या था और क्या अंकन था। तो हम थोड़ा सा एडिशनल इसमें ऐड करना चाहें तो एक आपके लिए अतिरिक्त न्यूज होगी कि इस पर जानवरों के चित्र अंकित थे। क्वेश्चन अपना यही था, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे के किससे बनाई जाती थी? शेलखड़ी नामक पत्थर से। अब थोड़ा और जानवरों के चित्र अंकित थे। और एक चीज और अंकन था मोहरों पर, लिपि भी अंकित थी, या कुछ अक्षर, हर मोहर पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। चलो, तो जो दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा का काल निर्धारण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कौन सा है? तो वो है 2600 BC से 1900 BC। 2600 से 1900 BC। BC का अर्थ समझते हैं, यानी कि ईसा पूर्व। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का काल माना गया है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। ध्यान रखना, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। अब है हड़प्पा स्तूप पर किस किस अनाज के दाने प्राप्त हुए थे? तो एक बार ध्यान रखना बच्चों, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो, ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है।
तो अब इसमें देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों पर किस किस अनाज के दाने प्राप्त हुए, ये किन किन अनाज, कौन कौन से अनाज के दाने प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला है गेहूं, फिर है जौ, फिर है दालें, फिर है तिल, फिर है सफेद चना। तो ये अनाज के दाने साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी कि और भी फसलें होते होंगे, लेकिन स्पेशली अपनी बुक के अकॉर्डिंग या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 5 चीजें हैं: गेहूं, जौ, दालें, तिल एंड सफेद चना। ये वहां से हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन है। बाजरे के दाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, यानी कि ये तो मिक्स जो अनाज था, ये जो दाने प्राप्त हो गए, लेकिन स्पेशली बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं गुजरात से। गुजरात, समझे? तो ये स्पेशल है क्योंकि इसको एक स्पेशल पर्टिकुलर जगह पूछे। एक चीज तो ये देखो, समझो दोस्तों, कि इसमें क्या दे रखा है, हड़प्पा स्थलों पर किसके अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। तो इनमें तो डायरेक्टली जो मैनुअली सब मिले हैं, जो मतलब गेहूं, जौ, दालें, तिल और सफेद चना, ये मैनुअली सब जगह मिले। लेकिन ये इसलिए स्पेशल है कि ये पर्टिकुलर गुजरात स्थल से, गुजरात में जो स्थल थे वहां से प्राप्त हुआ है बाजरे के दाने। अब है खेत जोतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन हाँ एक मूर्ति मिली थी, याद करो, इसकी वृषभ की, यानी कि मूर्ति प्राप्त हुई थी वर्षभ। तो वो मूर्ति वर्षभ की प्राप्त हुई थी, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि बेदू द्वारा खेती की जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वर्षभ और बेदू, यानी कि बेदू द्वारा खेती की जाती थी। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें वर्षभ का चित्र बना हुआ है, अंकित है, तो उससे इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि शायद बैल से ये खेती करते थे। फिर है किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो और हम जो स्कूल प्रैक्टिस से पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इनके मुकाबले जो ऊपर पढ़े इनके मुकाबले ये क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। तो किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये हुए हैं पाली, अब ये देखो मैंने लिखा है काली बंगन, ये एनसीईआरटी का वर्ड है और जनरली भाषा में क्या बोला जाता है, काली बंगा, और ये कहां पर है, राजस्थान में। इसको हम जब ये तो वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या रिक्तांग वाले क्वेश्चन हैं, जब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन इनसे थोड़े बड़े सोल्व करेंगे तो
उनके इसके बारे में और अधिक जानकारियाँ अभी दिखाई मिली हैं। समकोण प्रकार की फसलें, यानी कि एक साथ दो दो तीन तीन फसलें इन्होंने साथ में लेते थे, जैसे कुछ प्राप्त हुए। अब यह है कि खेती किससे करते थे, ये भी प्राप्त हो गए, मतलब वर्षों से देर से। लेकिन खेती करते थे, इसका क्या साक्ष्य मिला, किससे करते थे? बैल तो था ही, लेकिन वो कौन से साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि ये खेती करते हैं? तो दो स्थान है, एक है आंसर रेस का, एक है चोलिस्तान। चोलिस्तान की मतलब कई स्थान, और दूसरा है बनावली। ये कहां पर है? हरियाणा। तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप के साक्ष्य, यानी कि जो मिट्टी से जो बने हुए हल थे उसके प्रतिरूप के जो साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो एक है चोलिस्तान के कई स्थान। अब देखो चोलिस्तान किसे कहेंगे, या चोलिस की इसमें देखो बनावली हरियाणा पर्टिकुलर जगह दे दी, लेकिन इसमें दे रखा है चोलिस्तान के कई स्थान। तो ये देखो इधर आप समझते हैं, ये जो इधर वाला पोर्शन है जो रेगिस्तान वाला, जो थार के मरुस्थल से लगता हुआ पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यानी कि थार के मरुस्थल पाकिस्तान में भी है, लेकिन अपने मरुस्थल से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसे चोलिस्तान कहते हैं, और उससे कई जगहों पर हल्के प्रतिरूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है हड़प्पा के अधिकांश क्षेत्र स्थित हैं। अब ये क्वेश्चन है, यानी कि कंफ्यूज करने वाला। अब इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा के अधिकांश क्षेत्र स्थित हैं। अब इसमें कई तरह से आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के बुक में जो दे रखा है या उसके प्रिपेक्स के आधार पर मैंने इसको बनाया है, तो ये मौसम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा के जो स्थल थे वो अधिकांश किस क्षेत्र में स्थित है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग। तो ये थे, इसका आंसर हो जाएगा अर्धशुष्क, यानी कि न सूखा और न गीला, बीच का अर्धशुष्क। तो हड़प्पा के जो अधिकांश स्थल थे अर्धशुष्क थे, यानी कि ना तो वो सूखे थे और ना भरे हुए बीज के थे। तो अब देखो खेती कैसे करते थे, मैंने उसमें जब इस चैप्टर को पढ़ाया था बहुत डीपली पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियो देखना, बहुत डीपली पढ़ाया था मैंने इसको, और आपकी डिमांड होगी तो दोबारा भी इसको कर लेंगे। तो हड़प्पा के अधिकांश क्षेत्र स्थित हैं, तो ये मौसम के हिसाब से क्वेश्चन बनाया हुआ है कि मौसम या जो जलवायु कंडीशन थी, यानी कि मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो तो भी आपको दिक्कत नहीं आए, यानी कि जलवायु के आधार पर। यानी इसमें जलवायु को आधार बनाया गया है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश क्षेत्र या स्थल कहाँ है, पाकिस्तान वाले इलाके में चले गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरपुर, तो ये सब है। तो इस क्वेश्चन का दो आंसर। अब है खेती करते थे, यानी कि खेती के लिए हमें हल का साक्ष्य भी मिल गया, हमें बैल का साक्ष्य भी मिल गया, लेकिन हम फिर ये क्वेश्चन देखो, हड़प्पा का जो अर्धशुष्क इलाका था, यानी कि अपने वाले जो अपने ये है
मरुस्थल वाला खारी मरुस्थल वाला भाग ये भी तो अवशिष्ट में आता है। तो फिर ये खेती के लिए मतलब पानी कहाँ से लाते, तो ऐसा कोई साक्ष्य मिला है जिससे मतलब ये सिद्ध हो सके कि भाई ये खेती करते थे और पानी। तो इसमें देखो इसमें अब हम ये चीज देखते हैं, सुर्तगेई यानी कि सुर्तगेई कहाँ पर है, अफगानिस्तान से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि सुर्तगेई से में जो अफगानिस्तान में स्थित है क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इस सुर्तगेई से हम दो क्वेश्चन हल करेंगे। तो सुर्तगेई से एक तो साक्ष्य मिला है नेहरू का, नेहरू का साक्ष्य मिला है, तो यानी कि खेती के लिए नहरें थी। और एक दूसरा जो साक्ष्य मिला है वो मतलब और क्या मिली है सुर्तगेई से, तो सुर्तगेई से एक मिली है लार्ज वर्ड मणि, यानी कि ये बहुत कीमती पत्थर था लार्ज वर्ड मणि। तो ये भी हमें सुर्तगेई से प्राप्त होता है। तो सुर्तगेई से हमें एक तो नेहरू के साक्ष्य मिलते हैं और एक लार्ज वर्ड मणि जो बहुत ही कीमती थी, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अब एक चीज है, यहाँ में सुर्तगेई से नेहरू के साक्ष्य मिल गए, तो अब अगला क्वेश्चन है कि जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये है आंसर आएगा इसका धोलावीरा, गुजरात। यानी कि जो धोलावीरा था वहां पे तालाब यानी कि जलाशय का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग जल संचय करते थे और जल संचय करके उससे खेती के काम में लेते थे। तो हमें दो साक्ष्य मिले, एक तो सुर्तगेई से नेहरू का साक्ष्य और धोलावीरा से जलाशय का साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, दोनों इंपोर्टेंट है। फिर है जड़ी बूटी तथा मसाले कूटने वाले पत्थर को किस नाम से जाना जाता है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इंडेक्स में दे रखा है, आपको बताएगा जो एनसीईआरटी के इंडेक्स में देती है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये यानी कि उस पत्थर को क्या बोलते हैं, तो उस पत्थर को बोलते हैं सालन पत्थर। आंसर आएगा सालन पत्थर। यानी कि जड़ी बूटियां तथा मसाले कूटने के काम में जो पत्थर काम में आता था उसको क्या बोला जाता, कौन सा पत्थर बोला जाता, तो वो था सालन पत्थर। अब यह है द फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो क्या है। फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो क्या है, तो देखो ये पुस्तक है यानी कि ये कृति है और ये कृति है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके। अब ये देखो ये मैंने क्वेश्चन जो बनाया है ये वाला, ये इसकी बुक है। इसकी बुक में दे रखा है कि वहाँ जड़ी बूटी कूटने के लिए अवतल चक्की का यानी कि पीसने के लिए अवतल चक्की, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लगा सालन पत्थर बोला जाता है। तो वो सालन पत्थर का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, द फर्दर एक्सकेवेशन एंड मोहनजोदड़ो जो किसकी है, अर्नेस्ट मेके की बुक है।
हो सकता है डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन में उठा ले कि अन्वेष की बुक का नाम क्या है, तो ये होगा। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बुक और जो परिभाषा के क्वेश्चन आते हैं वो बड़े जटिल क्वेश्चन आते हैं। सब याद रह जाता है लेकिन बुक और जो परिभाषाएं हैं वो याद नहीं रह पाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। हम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन सा था, तो वो था कौन सा था, मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल था। तो अब अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता, यानी कि विशेषताएं बहुत थी लेकिन उनमें सबसे विशिष्ट जो जिसका मतलब बार बार जिक्र आता है, विशेषताएं तो मतलब बहुत सारी थी, जितनी हम निकालना चाहे उतनी विशेषताएं निकाल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो उस समय इस टाइम से बेहतर थी वो क्या थी, तो वो थी दोस्तों जल यानी कि वो थी जल विकास प्रणाली। अब आप इसको और भी बोल सकते हैं नियोजित जल विकास प्रणाली, जल विकास प्रणाली वो भी नियोजित। यानी कि नियोजित फुल प्लानिंग के साथ, यानी कि नियोजित का मतलब फुल प्लानिंग के साथ सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था जल निकास प्रणाली पे। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कुएं जहां से प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें लगभग 700, यानी कि एक मोहनजोदड़ो में अकेले में 700 कुओं के साक्ष्य, लगभग 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है कौन सा शहर है जिसमें आवास इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि ये सभ्यता में जैसे मान लो कोई ऐसा हो कि कोई बिल्कुल ही पर्टिकुलर डिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंट अलग ही हो, सभ्यता में है लेकिन वो डिफरेंट था अन्य शहरों के मुकाबले, तो वही चीज इस क्वेश्चन में है। कौन सा शहर है जिसमें आवास निर्माण में कच्ची ईंट, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, आवास निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग और नालियां बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, जो इसका आंसर है वो मतलब सभ्यता में बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ये अन्य, अब जैसे हम हड़प्पा सभ्यता वो मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो में जो ऊपरला शहर निचला शहर दो भागों में डिवाइड किया गया था, तो ऊपर वाला शहर ऊपर क्यों था, किस लिए ऊपर था, वो ऐसे थोड़ा था कि वो कोई बहुत बड़े मतलब उस पे मिट्टी के टीले पर बना दिया, एक नीचे वाले ऐसे लग गया, नहीं वहाँ क्या था, बटे वाले नीचे वाले शहर में ऊपर वाले में वहाँ पहले कच्ची ईंटों से चबूतरे बनाए जाते थे और उसके ऊपर भी मकान, तो इसलिए वो नीचे वाले से थोड़ा ऊपर हो जाता था, वहाँ कच्ची ईंटों से चबूतरे बनाए। लेकिन यहाँ देखो वह कौन सा है जिसमें जो रहने के लिए जो घर बना रहे हैं वो तो कच्ची ईंटों का है, लेकिन वो जो नालियाँ बना रहे हैं पानी के निकास के लिए वो पक्की ईंटों से, तो अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ना कि इन सबसे अलग है, तो वो है लोथल।
लोथल। तो ये अपने आप में डिफरेंट हो गया इनसे। अब एक ही लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं कि जो लोथल शहर है यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, और ये किस नदी के किनारे है। जब इतना स्पेशल अलग से क्वेश्चन है तो डाल दे, तो यहाँ ये किस नदी के किनारे है, तो ये देख लो भोगवा। यानी कि इसका जो विकास हुआ था वो भोगवा नदी के आसपास के एरिया या उसके किनारे पे हुआ था। फिर है अगला क्वेश्चन है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन कृति किसकी है, यानी कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन कृति किसकी है, तो ये इसी की है अर्नेस्ट मेटिक। इसकी है अननेम्ड मेटिक। तो दो बुक हैं फेमस है, इनका बार बार जिक्र आ रहा है, तो ध्यान रखना ये दोनों बुक अननेम्ड मेटिक की है, और ये भोगवा नदी पर है, और यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो 17 क्वेश्चन हो गए। अब है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखो बच्चों, एक चीज वो है कि क्वेश्चन की जो प्रकृति है, इस क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कह रखा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। अब इसमें युग कौन सा, ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की है, तो वो है कांस्य युग। यानी कि कांस्य युग, यानी लोहे युग का वो वैदिक काल में आया था, मतलब लोहे का। इनको लोहे का पता नहीं था, इनको सिर्फ कांस्य का पता था, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, या हड़प्पा सभ्यता मतलब स्वरूप, इसका जो स्वरूप था वो क्या था, तो इसका स्वरूप था, हम आंसर में दे सकते हैं नगरीय सभ्यता, यानी कि ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। अब है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित। ऐसे क्वेश्चन में हम मार्क पा लेते हैं। एक तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, क्योंकि वहां पे वो पाषाण काल में देगा, ताम्र पाषाण में देगा, नव पाषाण भी दे देगा, तो वो क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है। ये इसमें पूछा है कि तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, मुझे पता है ज्यादातर पहला ही ऑप्शन आएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसमें हड़प्पा के बारे में पूछा है, ना कि हड़प्पा सभ्यता। समझना है, तो यही डिफरेंस ध्यान रखना है। देखो एक टीचर कंपटीशन एग्जाम हो या स्कूल का बोर्ड का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन डिफरेंस पैदा कर देते। तो जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर और रिक्ता कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर इनपे जिसकी कमांड है तो अगले वाले क्वेश्चन के भी उनकी कमांड होगी। तो ये था रावी नदी। हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता पूछे तो सिंधु घाटी, यानी सिंधु नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी पर, और हड़प्पा के पूछे तो रावी नदी पर। एक है अगला क्वेश्चन है घिसी हुई रेत बालू, यानी कौन कौन सी जगह घिसी हुई रेत बालू का रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण से क्या बनाया जाता है। ध्यान रखना,
घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों को के मिश्रण से क्या बनाया जाता था। आंसर आएगा इसका फयांस। अब ये देखो इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है कि फयांस किससे बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत महंगा था। विलासिता की वस्तुओं में जब हमने पटाखा देखा था ये बहुत महंगा था, ये मतलब सामान्य जन के पास नहीं था, ये मतलब पैसे वालों के पास ही था। तो इसको अगर वो एक वन लाइनर 2 नंबर के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहे या मतलब 2 नंबर वाले, तो ये दे सकता फयांस क्या है, यानी कि इसको उल्टा करे हम देखें क्वेश्चन देखो ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पर तो ये आ गया कि फयांस, लेकिन इसमें ये देखिए कि फयांस क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए कि फयांस क्या है, तो फिर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इस चीज को बारीकी से समझो। और फिर अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की शिल्प नगरी कौन सी थी, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी शिल्प नगरी या मतलब औद्योगिक नगरी कौन सी थी, वो थी कौन सा था, चंदूर। ये मतलब शिल्प नगरी या औद्योगिक नगरी थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 7 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर, जबकि मोहनजोदड़ो का था 125 हेक्टेयर। लेकिन ये देखो 7 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल था। इसका मतलब ये था कि ये पूरा शहर ही जो मन के मनाने या जो भी अलग अलग तरह के चीजें बनाई जाती थी वो पूरा शहर ही बना था। तो ये हो गया। अब है एक चीज ये है कि जैसे मनके हमने पढ़े इसमें, तो मनकों में छेद निकालने के लिए, तो ये क्या है, छेद करने का विशेष उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है तो जो छेद करने के लिए बारीक सुई जो मनकों में छेद निकालते थे वो कहाँ से प्राप्त हुई है, चंद्र, धोलावीरा और लोथल। तो दोस्तों ये आज के लिए 25 क्वेश्चन जो ऑनलाइन भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना और शेयर करना। अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं फिर इसका अगला पार्ट 2 लेके आऊँगा। यानी कि 3 पार्ट बनेंगे इसके, एक पार्ट 2 पार्ट में काम नहीं होगा क्योंकि 2 पार्ट में छूट जाते हैं, तो 3 पार्ट इसके बनेंगे। ओके, धन्यवाद। कमेंट करके आप मुझे बताना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।